जय हिंद दोस्तों, मैं संजय आप सभी का मैथ भाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हमारी इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था चल रही है और भारतीय राज्य व्यवस्था में हम पार्ट 1 तक कंप्लीट कर चुके हैं। भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। भाग 1 में कितने हमारे आर्टिकल्स होते हैं, तो 6 से 7 पॉलिटी की मैं क्लास आपको करा चुका हूँ। सीक्वेंस वाइज बिल्कुल हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। आपको किसी भी इधर उधर भटकने की जरूरत पड़ेगी नहीं, पूरी पॉलिटी आपको सीक्वेंस वाइज कराऊंगा पूरी। तो दोस्तों भाग 1 तक हम पढ़ चुके हैं। भाग 1 में मैंने 4 आर्टिकल आपको बताए थे। जो भाग 1 का नाम है उसमें क्या होता है, संघ व उसके क्षेत्र होते हैं। संघ व उसके क्षेत्र। तो दोस्तों 4 आर्टिकल थे उसमें, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं भाग 2 पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो भाग 2 होता है उसमें हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं और वो आर्टिकल्स किससे रिलेटेड है। जिस तरीका से मैंने आपको भाग 1 कंप्लीट कराया है उसी तरीका से पार्ट 1 कराने वाला हूं। तो दोस्तों आज आपका चैप्टर का जो नाम रहेगा वो रहेगा सिटीजनशिप, जिसको हम नागरिकता बोलते हैं। तो आज आप जानेंगे कि आपको मतलब किस तरीका से भारत की नागरिकता मिली हुई है, या फिर आप किसी विदेशी लड़की से या लड़का से शादी कर लेते हैं तो उसको अगर आपको नागरिकता दिलानी है तो भारत कौन नागरिकता देगा, मतलब इंडिया में अगर नागरिकता देने का अधिकार किसके पास है दोस्तों, और किस तरीका से उसको नागरिकता मिल सकती है, या फिर ऐसा आप क्या कर देते हैं कि जिससे आपकी नागरिकता भी छीन सकती है। यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर कुछ आप ऐसा कर देंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ ऐसे पॉइंट्स रहेंगे तो आपको आपकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है दोस्तों। तो आज आपको बहुत मजा आने वाला है। आप पढ़ेंगे डिटेल में, एकदम एनालिसिस करेंगे, किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम डिटेल में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं, जो हमारा टॉपिक का नाम है सिटीजनशिप। दोस्तों आज हम भाग 2 पढ़ने वाले हैं। आपको पता है जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय हमारे संविधान में 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी और 395 आर्टिकल थे दोस्तों। और 8 अनुसूची बढ़ के अब हमारी 12 अनुसूची हो चुकी हैं और टोटल बढ़ के हमारे 25 भाग हो चुके हैं। और 1 बाय 1 मैं आपको हर एक भाग में बताऊंगा कि इसके अंदर क्या है और कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, जो आज टॉपिक का नाम रहेगा, सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं हम, भाग 2 पढ़ने वाले हैं। तो भाग 2 में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने उठेगा कि भाग 2 जो होता है, आप इसमें यह बताइए कि होता क्या है। इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई घुमा फिरा के नहीं पूछेगा। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, या फिर क्या है, संघ व उसके क्षेत्र हैं। तो दोस्तों आप आंसर कर देंगे कि भाग 2 में क्या है, हमारी नागरिकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता लगा कि हमारी जो नागरिकता है, हमारी जो सिटीजनशिप है, वो भारतीय संविधान के कौन से भाग में आती है, तो भाग 2 में आती है। कई बार आप मेरे साथ बोलेंगे भाग 2 में आती है तो आपको याद हो जाएगी, आपको बाद में बस रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। देखिए सबसे पहले आपको पता लगा कि भाग 2 में हमारी नागरिकता आती है, तो अब आपको यह जानना है जो भाग 2 है उसमें हमारी नागरिकता आती है, आपको पता लग गया। लेकिन अब आपको यह जानना है कि उसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं और कहां से कहां तक के हमारे आर्टिकल्स आते हैं। सबसे पहले आपने संघ व उसके क्षेत्र पढ़ा, उसमें हमारे 4 आर्टिकल थे 1 to 4। और आज आप पढ़ने वाले हैं नागरिकता। तो दोस्तों 5 से 11 तक के जो हमारे आर्टिकल्स आते हैं वो हमारे नागरिकता से रिलेटेड होते हैं। तो कई बार आपसे पूछा जाएगा कि जो नागरिकता है उसमें हमारे आर्टिकल्स कितने हैं, कौन से आर्टिकल्स तक के उसमें हैं। तो आप आंसर करेंगे दोस्तों, जो हमारा भाग 2 है, तो भाग 2 में हमारे कितने आर्टिकल्स आते हैं, अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक जो जितने भी हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो हमारे भारतीय संविधान के भाग 2 में आते हैं और नागरिकता से रिलेटेड है सभी आर्टिकल्स। ये जो 5 से 11 तक आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं आपको आर्टिकल्स भी कराने वाला हूं जो और भी नागरिकता से क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्जाम में या फिर अभी तक बने हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। नागरिकता से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। देखिए सबसे पहले आपको पता लग गया कि भाग 2 में क्या होता है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के हमारे आर्टिकल्स होते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि जो हमारा भारतीय संविधान है, जो हमने भारतीय संविधान का जो स्रोत है, अपना संविधान जो बनाया है, संविधान सभा ने मिलकर बनाया है, तो दोस्तों 60 देशों से इसका स्रोत लिया है हमने। जैसे आप अपनी नोट्स बनाते हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। सपोज करो आप नोट्स बना रहे हैं पॉलिटी की, तो आप मेरी वीडियो भी देख रहे हैं या फिर आप कोई बुक भी फॉलो कर रहे हैं और आप किसी और की नोट्स भी फॉलो कर रहे हैं या फिर कोई और क्लास भी फॉलो कर रहे हैं, तो आपके वो क्या हो गए, 4-5 आपके सोर्स हो गए। उन 4-5 सोर्स से आपकी एक नोट्स निकल के आई दोस्तों। उसी तरीका से लगभग 60 देशों से हमारे संविधान के
स्रोत हैं, हमारे संविधान का स्रोत है लगभग 60 देशों से। अगर आपसे पूछ लेता है कि नागरिकता, जो हमारी नागरिकता है, सिटीजनशिप, तो दोस्तों हमने किस देश से लिया है? आप बताएंगे ब्रिटेन से लिया है, जिसको हम ब्रिटिश भी बोल सकते हैं। और हमने ब्रिटेन से ही क्यों लिया है दोस्तों? ब्रिटेन से हमने इस वजह से लिया है क्योंकि ब्रिटेन की सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, क्योंकि वहाँ के राज्य और देश की क्या है, एक नागरिकता होती है, वहाँ दो नागरिकता का प्रावधान नहीं है। उसी तरीका से हमारे भारत में भी क्या होती है दोस्तों, एक नागरिकता होती है, सिंगल सिटीजनशिप है। अगर आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, चाहे आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, चाहे राजस्थान से बिलोंग करते हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, लेकिन दोस्तों यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भारत के एक नागरिक हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ के हैं, तो आप बोलेंगे कि आप जो मूल निवासी हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो वो आपका एड्रेस होगा, लेकिन आप इंडिया के एक नागरिक हैं। तो दोस्तों हमारे भारत देश में सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। तो ये बात आपको यहाँ तक क्लियर होगी। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ना, 3 से 4 पॉइंट्स, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की बात करें, लाइक दिल्ली पुलिस या फिर यूपी पुलिस, इस तरह के जो एग्जाम होते हैं, इनसे डायरेक्टली इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इनके आर्टिकल से क्वेश्चन अभी तक मुझे लगा नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस में एक भी बना हो। तो आर्टिकल्स नहीं पूछेगा, इसमें यही पूछा जाएगा कि नागरिकता का जो हमारा प्रावधान है वो हमने किस देश से लिया है दोस्तों, और हमारी भारत की जो नागरिकता है वो कैसी है, एकल नागरिकता है या फिर दोहरी नागरिकता है। आपको पता है पूरे इंडिया की एक है। तो दोस्तों इस तरीका से आप आंसर करेंगे कि जो इसका स्रोत है नागरिकता का, हमने ब्रिटेन से लिया है। इस तरीका से आप टॉपिक वाइज स्रोत रटेंगे तो सही रहेगा। अगर आप एक साथ लिख लेंगे, जैसे लूसेंट में लिखा होता है कि हमने अमेरिका से लिया, ये मतलब हमने आयरलैंड से लिया, ये हमने जापान से लिया, ये हमने वहाँ से लिया, मतलब ब्रिटेन से लिया, तो इस तरीका से आप सभी को याद नहीं कर सकते। अगर आप 1 बाई 1, जैसे मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि जो नागरिकता है वो आपने ब्रिटेन से ली है, तो आपको याद हो गया होगा, आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इतनी आपको बात क्लियर होगी कि भाग 2 में हमारा अनुच्छेद 5 से 11 तक आते हैं, और जो हमारा स्रोत है वो हमने ब्रिटेन से लिया है, एकल नागरिकता की वजह से। हमारे भारत देश में भी एकल नागरिकता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अगर आपकी नागरिकता, मतलब आपने कुछ ऐसा कर दिया कि आपकी नागरिकता से आपको वंचित करना है, तो आपसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर पूछा गया है कि जो नागरिकता समाप्त करना या फिर किसी को नागरिकता प्रदान करना भारत की, तो दोस्तों वो किसका अधिकार है? किसके पास इतनी शक्ति होती है कि वो आपकी नागरिकता छीन सकता है? क्या राष्ट्रपति छीन सकता है? क्या प्रधानमंत्री छीन सकता है? क्या मुख्यमंत्री छीन सकता है? दोस्तों वो नहीं छीन सकते आपकी नागरिकता, क्योंकि दे आर आल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया, वे खुद एक मतलब भारत के नागरिक हैं। तो दोस्तों हमारे संसद के पास ये अधिकार है, अगर किसी की नागरिकता छीननी है तो संसद के पास ये अधिकार है, या फिर किसी को नागरिकता देनी है तो दोस्तों वो संसद के थ्रू दी जाएगी। अगर संसद ऑप्शन में नहीं आता है, आपसे पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो भारत में किसी भी विदेशी को नागरिकता देने का काम करेगी या नागरिकता दे सकती है, तो उसमें अगर ऑप्शन है हमारा गृह मंत्रालय भी ऑप्शन होगा, तो संसद या गृह मंत्रालय दोनों इसके आंसर हैं, बट आपको संसद प्रेफर करना है, क्योंकि संसद इसका राइट आंसर है और गृह मंत्रालय भी, दोनों ही राइट हैं। लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों हैं तो आप संसद को टिक करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आप विदेश की किसी लड़की या लड़के से शादी करते हैं तो शादी करने के बाद आपको संसद या फिर गृह मंत्रालय उसको नागरिकता देगा, ना कि आप खुद से उसके आधार कार्ड बनवा लेंगे कंप्यूटर पे जाके। अगर पकड़े गए तो देशद्रोही का केस लगेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं। तो ये नोट डाल के मैंने लिखा हुआ है, एक नोट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागरिकता प्राप्त एवं समाप्त करने की शक्ति, नागरिकता प्राप्त एवं समाप्त करने की शक्ति संसद या गृह मंत्रालय के पास होती है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको भूलना नहीं है कभी भी, और बुक्स में तो शायद मिलेगा ही नहीं। अगर लूसेंट की बात करें तो मिल भी जाए, कोई सुनिए, बट मैंने भी लिखवा दिया है, नागरिकता प्राप्त एवं समाप्त करने की शक्ति संसद या गृह मंत्रालय के पास होती है साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत मैं आपको बता चुका हूं, बाकी आगे डिस्कस करूंगा। अगर टोटल 100 प्रेजेंट हैं लोकसभा में 100 प्रेजेंट है, अगर 50% + 1 अगर वोट उसके फेवर में है कि भाई इसको नागरिकता दे दो, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं, नागरिकता प्राप्त एवं समाप्त करने की जो शक्ति है वो संसद या गृह मंत्रालय के पास होती है, ना कि किसी राष्ट्रपति के पास होती है, ना किसी मतलब मुख्यमंत्री के पास होती है, ना किसी सांसद के पास होती है, वो पूरी संसद। अब संसद में कौन बैठते हैं? हमारे लोकसभा राज्यसभा के मेंबर बैठते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों
ये तो हो गया आपकी नागरिकता कौन से भाग में दी गई है, कौन कौन से हमारे आर्टिकल हैं और उसका स्रोत क्या है, कहाँ से हमने उसको लिया है। उसके बाद आपको मैंने नोट करके बताया है कि आपको नागरिकता लेने का या छीनने का किसके पास अधिकार है। अब चलते हैं दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 वो क्या कहता है। नागरिकता अधिनियम 1955 में ये बताया गया है कि आप किस किस तरीके से भारत की नागरिकता ले सकते हैं, या फिर अगर कोई विदेशी भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वो किस तरीके से ले सकता है। और ये बताया गया है दोस्तों कि आपकी जो नागरिकता छीनी जा सकती है वो किस तरीके से छीनी जा सकती है। अब मैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। देखिए, आर्टिकल्स मैं लास्ट में बता दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आर्टिकल्स की आप चिंता न करें, जो बता रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं आपके लिए। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, अगर बात करता है नागरिकता प्राप्ति, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी को नागरिकता प्राप्त करनी है भारत की, तो वो किस अधिनियम के तहत आती है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आती है। नागरिकता अधिनियम जो 2019 अभी आया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट आया है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बारे में 5 तरीके से भारत की नागरिकता दी जा सकती है और 3 तरीके से भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। आपको वही पॉइंट पढ़ने हैं कि भारत की नागरिकता किस किस तरीके से आपको मिली है या फिर किस किस तरीके से भारत का नागरिक माना गया है आपको। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखिए, इतनी बात आपको क्लियर होगी। नागरिकता प्राप्ति या समाप्त करना जो अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम 1955 है। आंसर में दिख जाए नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो मार के चले आ जाना, सही आ जाएगा कतई एकदम। देखिए, अब चलते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। पहले जन्म के आधार पर हम नागरिक माना जाएगा किसी को वंश के आधार पर नागरिक माना जाएगा, या फिर कोई पंजीकरण द्वारा नागरिक माना जाएगा भारत का, जो पंजीकरण के थ्रू भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। या फिर चौथा पॉइंट आएगा कि प्राकृतिक तौर पर नेचुरल तरीके से भारत का नागरिक माना जाएगा, मतलब भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है वो प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से। वो तरीके मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कर सकता है। और 5वां पॉइंट आता है हमारा क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। तो ये हमारे 5 पॉइंट्स हैं जिनके हेल्प से, जो तरीके हैं जिनके हिसाब से भारत का नागरिक माना जाता है किसी को भी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आधार पर आप किसको भारत का नागरिक मान सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नागरिकता, ये मैं सब आपको बता चुका हूं। जन्म के आधार पर आप किसको भारत का नागरिक मानेंगे, मतलब कि किसको जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिली है उसके बारे में आप जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950, आपको पता है कि हमारे जो देश का संविधान पूर्णतः लागू हुआ दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो 26 जिस भी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले अगर भारत में हुआ है तो दोस्तों वो जन्म के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा। एक बार फिर से अपनी बातों को रिपीट करता हूं, अगर किसी व्यक्ति का जन्म, किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है तो दोस्तों वो जन्म के आधार पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। 1 मिनट रेड मार्कर ले लेता हूं। ठीक है, देखिए रेड मार्कर मैंने ले लिया है, रेड मार्कर ले लिया। देखिए क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है तो उसको जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिलेगी, चाहे उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो या फिर ना हो। इससे क्या हुआ दोस्तों, अगर कोई विदेशी कपल से इंडिया में आया है घूमने के लिए और यहीं वो किसी बच्चे को जन्म देती है अगर, तो होगा क्या, उसको जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि भारत में उस टाइम पे प्रावधान था 1 जुलाई 1987 से पहले आप भारत की आपको नागरिकता मिल जाएगी अगर आपका जन्म भारत में हो रहा है, चाहे आपके माता पिता विदेशी हों या फिर विदेश के हों, लेकिन आप इंडिया के नागरिक कहलाएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद ये हुआ कि जिसका जन्म इन दोनों डेट के बीच में हो गया तो उनको तो किस माता पिता में से कोई नागरिक हो या ना हो नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दूसरा देखिए बी पॉइंट है इसी में, जन्म के आधार पर में, अगर किसी बच्चे का जन्म 1 जुलाई 1987 को होता है, 1 जुलाई 1987 को होता है या फिर उसके बाद होता है भारत के अंदर, तो दोस्तों जन्म के वक्त उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी उसको भारत की नागरिकता मिलेगी दोस्तों। तो ये रही जन्म के आधार पर नागरिकता किस तरीके से मिल सकती है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, किसी को नागरिकता नहीं मिलेगी, यहाँ पे कोई भी एक हो सकता है। तो ये बात आपको क्लियर होगी। अब चलते हैं कि वंश के आधार पर
नागरिकता किसको मिलेगी और किस किस को मिल सकती है या फिर किसको मिली है। देखिए, आपको पता है कि हमारा जो देश आज़ाद हुआ 26 जनवरी 1950 को हुआ। अगर किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत से बाहर हो जाता है, कहीं भी भारत से कहीं भी हो जाता है बाहर विदेश में, तो उसको वंश के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी अगर उसके पिताजी भारत के नागरिक हैं। कौन? पिताजी। यहां लिख सकते हैं आप पिता। तो आप ये याद रख सकते हैं कि अगर किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 को होता है या फिर उसके बाद होता है, कब तक? 10 दिसंबर 1992 से पहले पहले होता है, तो उसको वंश के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी अगर उसके पिता भारत के नागरिक हैं। तो दोस्तों, मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि अगर सपोज करो मेरी शादी उस समय पे, इस समय की बात नहीं कर रहा हूं, उस समय पे मेरी शादी क्या हुआ कि किसी विदेशी लड़की से हो गई। सपोज करो अमेरिका की वो लड़की थी जिससे मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद क्या हुआ कि वो अपने मायके जाएगी, तो मायके क्या है उसका? अमेरिका है। तो वो अमेरिका गई, तो वहीं पे क्या हुआ, उसने बच्चे को जन्म दिया। तो वहां पे उस बच्चे का जन्म हुआ विदेश में, उसकी मम्मी भी विदेश की थी और वो उसने भी विदेश में जन्म हुआ उसका भी। तो दोस्तों, उसको भारत की नागरिकता मिलेगी, किसकी? मेरी वजह से, क्योंकि दोस्तों मेरी वाइफ थी ना वो। तो आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों, अगर किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद 10 दिसंबर 1992 से पहले किसी भी देश में हो जाता है, तो उसको वंश के आधार पर भारत का नागरिक मान लिया जाएगा अगर उसका पिता भारत का नागरिक है। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। बी पॉइंट क्या कहता है? वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगी। तो अगर किसी व्यक्ति का जन्म 10 दिसंबर 1992 को या फिर उसके बाद भारत में होता है, दोस्तों सॉरी किसी भी विदेश में होता है, तो जन्म के वक्त कोई भी एक माता या पिता में से भारत का नागरिक अगर है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। दोस्तों, बिल्कुल आपको बात समझ में आई या नहीं आई? जन्म के वक्त माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक है तो दोस्तों उसको विदेश मतलब भारत की नागरिकता मिल जाएगी। देखिए, एक बार मैं फिर से अपनी बातों को रिपीट करता हूं, शायद मैंने गलत बता दिया। देखिए, अगर किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 को हुआ या फिर उसके बाद 10 दिसंबर 1992 से पहले हुआ, भारत के किसी भी विदेश में हुआ, लेकिन उसके जो पिताजी हैं वो भारत के नागरिक हैं, तो उस बच्चे को वंश के आधार पर भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। और दूसरा केस क्या कहता है? अगर किसी बच्चे का जन्म 10 दिसंबर 1992 को या फिर उसके बाद विदेश में होता है, तो उसको वंश के आधार पर भारत का नागरिक मान लिया जाएगा अगर माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक है। इतनी बात समझ में आ गई? आपको पता लग गया जन्म के आधार पर भारत का नागरिक किसको माना जाएगा या किसको माना गया है? वंश के आधार पर आपको पता चल गया। अब तीसरा पॉइंट है, काफी अच्छा पॉइंट है, पंजीकरण द्वारा। दोस्तों, तो पंजीकरण द्वारा नागरिकता किस किस को मिल सकती है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि पंजीकरण द्वारा नागरिकता किसको मिल सकती है, पंजीकरण को बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। जैसे आप किसी भी फॉर्म को फिल करते समय रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जैसे आपने दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा होगा तो आपने उस फॉर्म को भरते समय रजिस्ट्रेशन कराया होगा। उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन के द्वारा, पंजीकरण द्वारा आप भारत की नागरिकता किस तरीके से मिल सकती है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। होता क्या है, अगर कोई भी भारत का नागरिक है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, वो विदेश से शादी कर लेता है। कहां से? विदेश से अगर वो शादी कर लेता है तो उस विदेश के लड़का या लड़की को भारत की नागरिकता मिल जाएगी क्योंकि उसने भारत के नागरिक से विवाह किया है। तो पंजीकरण द्वारा पहला एक केस है, अगर कोई भारतीय नागरिक के साथ विवाह करने पर, अगर कोई विदेशी भारतीय नागरिक के साथ विवाह कर लेता है तो उसको बाय पंजीकरण रजिस्ट्रेशन द्वारा उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो अगर कोई भी प्लान बना रहा है विदेश से शादी करने का तो आप विदेश से शादी कर सकते हैं बाय रजिस्ट्रेशन, बाय पंजीकरण। आपको संसद या गृह मंत्रालय आपको नहीं, आपकी जो बीवी होंगी या आपके जो हस्बैंड होंगे उनको सदस्यता भारत की मिल जाएगी। दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको पता लग गया कि पंजीकरण द्वारा किस तरीके से मिलेगी, वंश के आधार पर किस तरीके से मिलेगी या फिर जन्म के आधार पर किस तरीके से मिलेगी। तीनों का मैं 1 बाय 1 मैंने आपके साथ पॉइंट डिस्कस किए। उसके बाद चलते हैं जो हमारा चौथा पॉइंट है, इसी में बी पॉइंट देख लीजिए, आवेदन करने से पूर्व 5 वर्ष या उससे अधिक भारत में रह चुका हो। दोस्तों, उसके बाद चलते हैं, चौथा है प्राकृतिक तौर पर, मतलब नेचुरल तरीके से भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। अब वो क्या क्या पॉइंट रहेंगे जो नेचुरल तरीके से भारत की नागरिकता मिल सकती है, तो अगर आप चाहें तो इनको आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। मैं 1 बाय 1 आपको पॉइंट बताऊंगा। प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से आपको किसी भी विदेशी को भारत की नागरिकता कैसे मिल सकती है। सबसे पहला पॉइंट है कि भारतीय संविधान के वो प्रति क्या हो, आदर हो, संविधान का रेस्पेक्ट करता हो। दूसरा, वो कोई मतलब क्रिमिनल, उसका चरित्र अच्छा हो, मतलब जो विदेश से आके भारत में नागरिकता लेना चाह रहा है
उसका चरित्र अच्छा हो तो उसको भी नागरिकता मिल सकती है। संविधान का प्रति आदर होगा तो उसको भी मिल सकती है दोस्तों। और तीसरा है पॉइंट है इसमें, हमारे भारतीय संविधान की जो अनुसूची 8 है, 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भाषाएं हैं, उनका जिक्र किया गया है। जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय पे हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी, लेकिन अब 8 और ऐड कर दी गई हैं, टोटल 22 भाषा हैं। तो 22 भाषा में से किसी भी एक भाषा का उसका ज्ञान हो, 22 में से किसी भी एक भाषा का उसका ज्ञान हो तो उसको भी भारत की नागरिकता मिल सकती है दोस्तों। उसका चरित्र अच्छा हो या फिर वो 3 वर्ष या उससे अधिक भारत में अपनी सेवा दे रहा हो, मतलब जो 3 वर्ष या उससे अधिक अगर भारत में सेवा दे रहा है तो उसको भी भारत की नागरिकता प्राकृतिक नेचुरल तरीके से मिल सकती है। पॉइंट समझ में आए नहीं आए, चारों के चारों पॉइंट आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। अब चलते हैं, अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। अब क्षेत्र समाविष्टि द्वारा 5वां तरीका है, इसके तरीके से भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। ये क्या होता है, देखिए सपोज करो ये अपना देश इंडिया है, अपना देश क्या है, ये इंडिया है। अब जब अपना देश इंडिया ये है तो इस इंडिया के अंदर ये इंडिया का इस मतलब क्षेत्र है, पूरा क्षेत्रफल है इंडिया का। अब इंडिया के नियर बाई क्या है, पाकिस्तान है। इंडिया के नियर बाई क्या है, पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान एक देश है, हमारा पड़ोसी देश है। पहले हमारा ही इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे, अब विभाजन हो गया। देखिए अगर क्या हुआ, भारत की संधि होगी पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान का जो इतना हिस्सा था ना वो इंडिया के अंदर आ गया। मतलब ये जो हिस्सा था ये पाकिस्तान का था, लेकिन संधि हुई, जमीन समझौता कुछ हुआ, तो ये जो जमीन थी पाकिस्तान की ये इंडिया के अंदर आ गई। तो जो दोस्तों जो इस मतलब एरिया में रह रहे होंगे लोग, जो भी विदेशी लोग होंगे, पाकिस्तान हो या किसी भी देश के हों, तो उनको क्षेत्र समाविष्टि द्वारा बिल्कुल मतलब उन्हें स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी। उन्हें ना कोई रजिस्ट्रेशन करना है, ना कोई उन्हें मतलब फॉर्म भरना है, नहीं कुछ करना है, उनको बाई क्षेत्र समाविष्टि द्वारा उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो 5 तरीके मैंने आपको बताए कि भारत की नागरिकता अगर किसी को भी लेनी है या किसी ने भी ली है तो किस तरीके से मिल सकती है। देखिए अगर भारतीय नागरिक के साथ विवाह करने पर किसको नागरिकता मिली है, अगर आप उदाहरण याद रखना चाहते हैं तो हमारी जो सोनिया गांधी जी हैं, जो हमारी सोनिया गांधी जी हैं ना, आप याद रख सकते हैं, सोनिया गांधी जी को भारत की जो नागरिकता मिली है, भारतीय नागरिक राजीव गांधी जी थे, उनसे उन्होंने विवाह किया था, तब उनको भारत की नागरिकता मिली बाई पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन द्वारा। दोस्तों कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सोनिया गांधी जी को जो नागरिकता मिली है वो किस बेस पे मिली है, तो आप बोल देंगे बाई नेचुरल तरीके से, सॉरी बाई रजिस्ट्रेशन, क्योंकि उन्होंने भारतीय नागरिक के साथ विवाह किया था। अब ये मैंने आपको 5 पॉइंट बताए जिनकी हेल्प से आपको नागरिकता मिल सकती है, नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। उसके बाद 3 ऐसे तरीके हैं नागरिकता अधिनियम 1955 में ही जिनसे आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। 5 तरीके बताए जिनसे आपको नागरिकता मिल सकती है या कोई भी विदेशी नागरिकता ले सकता है। लेकिन अब मैं आपके साथ जो 3 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, इसमें क्या होगा कि इसमें यह बताया जाएगा कि आपकी जो नागरिकता है वो समाप्त कैसे हो सकती है। तो सभी पॉइंट पे मैं 1 बाय 1 चर्चा करता हूं। देखिए हेडिंग है, बस मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, आप इनको याद रख सकते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है बर्खास्त द्वारा, ठीक है। बर्खास्त द्वारा आपकी जो नागरिकता है, आप अपनी नागरिकता से आपको कब टर्मिनेट किया जाएगा, कब बर्खास्त किया जाएगा। सपोज करो आप इंडिया के नागरिक हैं, सपोज करो कि आप इंडिया के नागरिक हैं और आप घूमने के लिए कहाँ चले गए, आप यूएस से चले गए, अमेरिका चले गए। तो आप यूएस से चले गए या फिर सपोज करो किसी भी देश चले गए, किसी भी देश चले गए, आप श्रीलंका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, किसी भी देश में आप घूमने के लिए गए। तो वहाँ जाके क्या हुआ कि आपकी जॉब वॉब ठीक ठाक लग गई और आपने शादी भी वहीं रचा ली। तो उसके बाद क्या हुआ कि आपने वहीं की नागरिकता भी ले ली। तो होगा क्या, अगर कोई भी भारत का नागरिक किसी भी विदेश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी जो भारत की नागरिकता है उससे उसे वंचित, मतलब उसकी टर्मिनेट हो जाएगी जो भारत की नागरिकता है, ठीक है। तो बर्खास्त कर दी जाएगी। तो आपको समझ में आएगा, अगर विदेश की नागरिकता ले लेंगे तो आपकी जो नागरिकता है इंडिया की वो बर्खास्त हो जाएगी। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल याद रखना चाहें तो जो हमारे अक्षय कुमार जी हैं उन्होंने कनाडा की नागरिकता ली हुई है, तो वो भारत के नागरिक अभी फिलहाल में नहीं है क्योंकि उन्होंने कनाडा की नागरिकता ले ली है विदेश की। तो आप इस तरीका से याद रख सकते हैं, पता होना चाहिए आपको। देखिए उसके बाद है स्वैच्छिक त्याग से। अगर कोई भी व्यक्ति, ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूं ना, आप इनके सामने चाहे तो 1-2 पॉइंट लिख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। स्वैच्छिक त्याग से का मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई भी व्यक्ति है वो अपनी नागरिकता का त्याग करना चाहता है, अपनी अगर वो नागरिकता का त्याग करना चाहता है तो वो अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है।
बोल सकता है कि भाई मुझे नागरिकता नहीं चाहिए भारत की नागरिकता को स्वैच्छिक त्याग कर दे और जाके किसी देश की कर ले और की ले ले। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई नागरिकता अपनी मर्जी से नागरिकता त्याग रहा है तो उसको हम स्वैच्छिक त्याग बोलेंगे दोस्तों। तो आपको बात समझ में आई। पहली, अगर आप विदेश की नागरिकता ले लेते हैं, दूसरी आप स्वतः त्याग देते हैं, तो आपकी नागरिकता चली जाएगी दोस्तों। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, काफी महत्वपूर्ण है, नागरिकता से वंचित आपको कब किया जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे पहला है कि अगर आप संविधान का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, अगर आप संविधान का आदर नहीं करते हैं, तो आपकी नागरिकता से आपको वंचित किया जा सकता है दोस्तों। या फिर आप, अगर वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, और युद्ध के समय किसी दुश्मन देश से मिल जाते हैं, तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, आपको तुरंत आपकी नागरिकता से आपको वंचित कर दिया जाएगा। या फिर आप दिवालिया घोषित हो जाते हैं, मतलब बहुत सारा पैसा लेके इंडिया का भाग जाते हैं, तो आपकी नागरिकता जा सकती है। या फिर क्या हुआ कि सपोज करो ये ए नाम का कोई लड़का है, और इसने कोई ऐसा केस कर दिया विदेश में, और ये विदेश की जेल में चला गया, और यहाँ इसने 5 साल अगर स्पेंड कर दिए ना विदेश में जाके, अगर विदेश में जाके इसने 5 साल स्पेंड कर दिए, तो भारत की नागरिकता गई इसकी। तो अगर कोई भी नागरिक भारत का विदेशी जेल में 5 साल या उससे अधिक गुजार लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता से उसे वंचित कर दिया जाएगा दोस्तों। तो आपको बात मेरी समझ में आई कि किस तरीके से आपको नागरिकता मिल सकती है, किस तरीका से आपसे नागरिकता से आपको वंचित किया जा सकता है। ये जो मेरी वीडियो बनाने का ये माध्यम था, ये इतनी मैंने जो आपको रामकथा बताई वो इस वजह से बताई है, ताकि मैं आपके साथ जो 5 से 11 तक के आर्टिकल्स हैं वो लिखवाऊँ, वो डिस्कस करूँ, तो आप समझ पाएँ। अब मुझे आर्टिकल्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस मैं आर्टिकल लिखवाऊंगा और आप याद कर लेंगे कि इसमें क्या है। आर्टिकल्स बहुत कम पूछे जाते हैं। फिर से एक बार अपनी बातों को रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता जो है वो कौन से भाग में आती है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो भाग 2 में आती है। उसके बाद जो हमारी जो सिटीजनशिप है, जो नागरिकता है दोस्तों, वो हमने लिया कहाँ से, इसका स्रोत क्या है, तो आप स्रोत बताएंगे ब्रिटेन या ब्रिटेन इसको बोल सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारी नागरिकता है, जो हमारा भाग 2 है, उसमें हमारे आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक आते हैं, तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हमारे नागरिकता में आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि जो नागरिकता आपको देने का या फिर आपकी नागरिकता समाप्त करने का या आपको नागरिकता प्रदान करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है। अगर ऑप्शन में राष्ट्रपति आ जाए तो 90% स्टूडेंट इसको राष्ट्रपति लगा के आ जाएंगे, पता ही नहीं होगा कि नागरिकता हमको कौन देता है या फिर कौन हमारी नागरिकता छीन सकता है। तो दोस्तों आप उसमें संसद ऑप्शन में होगा तो संसद पे टिक करेंगे, अगर संसद ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करेंगे, गृह मंत्रालय भी टिक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, नागरिकता अधिनियम 1955 बताया, और नागरिकता अधिनियम 1955 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि 5 वो तरीके हैं जिनसे हमें नागरिकता मिल सकती है। पहला बाई बर्थ, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, या फिर क्या क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। और एक और पॉइंट है, 5 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए जिनके थ्रू आपको, या फिर प्राकृतिक तरीके से, 5 तरीके से आपको नागरिकता मिल सकती है। हर पॉइंट के मैंने आपको पूरा डिस्कस किया है। उसके बाद मैंने आपको 3 पॉइंट वो बताए जिनकी वजह से आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। सबसे पहले होता है आपको नागरिकता से बर्खास्त कर दी जाएगी आपकी नागरिकता। अगर आप किसी विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो जो भारत की नागरिकता है उससे आपको वो नागरिकता आपकी बर्खास्त हो जाएगी, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे भारत में, इंडिया दैट इज़ भारत में जो ये प्रावधान है कि ये सिंगल सिटीजनशिप है, यहाँ पे एकल नागरिकता है। कोई भी भारत का नागरिक 2 नागरिकता नहीं रख सकता कि भाई मैं दूसरे देश की भी रख लूँ। उसके बाद मैंने आपको बताया स्वैच्छिक त्याग से, अगर कोई भी चाहता है कि मैं अपनी नागरिकता त्याग कर दूँ तो वो नागरिकता त्याग कर सकता है। जिसको लग रहा है कि भाई हमारा देश बुरा है या अपने देश से उसको लगाव नहीं है या फिर देश की ज़्यादा बुराइयां करता है या फिर संविधान का आदर नहीं करता है, तो उसको कोई भी बुराई लगती है तो वो अपनी नागरिकता त्याग कर सकता है। अपनी नागरिकता त्याग करे और जाए किसी भी देश में जाके रह सकता है जहाँ की उसको नागरिकता मिल सकती है। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया है कि आपको नागरिकता से वंचित कब करा जाएगा। आपको नागरिकता से वंचित तब किया जाएगा या आप संविधान का आदर ना करें, या फिर युद्ध के समय दुश्मन देश से मिल जाएं, या फिर आप विदेश की जेल में 5 साल या उससे अधिक रह चुके हों, या फिर आप दिवालिया घोषित हो जाएं। तो ये सभी पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस करे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। मैंने आपको पूरा एकदम नागरिकता से रिलेटेड पूरा ज्ञान जितना भी था सारा आपको दे दिया है, और इसी तरीक़ा से आपको रेगुलर अब वीडियो आने लगेंगी। 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, थोड़ा इशू चल रहा था, अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी बहुत स्पीड से। तो आप पढ़ते रहिए दोस्तों, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते रहिए, मैं भी आपको कराऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।